गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग एपोप्टोसिस टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी सभी हम लोग सेल सिग्नलिंग का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम लोगों का एपोप्टोसिस टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज सिर्फ हम एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्रोसिस के बारे में पढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस क्या है। फिर थर्ड स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि एपोप्टोसिस से रिलेटेड जो दो पाथवे चलते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बेटा एपोप्टोसिस की अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले तो हम हेडिंग ही क्लियर करते हैं हमेशा आपको। ठीक है, तो एपो का यहाँ एपोप्टोसिस में एपो का जो मतलब होता है वो होता है फॉर्म, है ना, और पटोसिस का मतलब जो होता है फॉल ऑफ। तो एपो जो है यहाँ फॉर्म होगा और यहाँ पर पटोसिस का मतलब होता है फॉल ऑफ। एक्चुअल में जो आपकी एपोप्टोसिस जो एक तरह की प्रोसेस है, और ये किस तरह की प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट बायोकेमिकल प्रोसेस है। हम लोग डायरेक्टली बोलते, कोई भी हम लोगों से पूछता है एपोप्टोसिस क्या है तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली कि ये PDC मैंने जो एक्चुअल में लिखा है ये है प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, बट डायरेक्टली हम यहाँ पर प्रोग्राम सेल डेथ ऐसे नहीं बोलते हैं। PDC का यहाँ पर लिखा हम यहाँ पर बताया गया है कि सेल की जो डेथ हो, ठीक है, एपोप्टोसिस इज़ अ प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस, वो ठीक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जब किसी भी सेल की एजिंग हो जाए या सेल जो पुरानी हो जा रही है या सेल की मेम्ब्रेन ख़राब हो गई है तो उसको रख करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो उसको, या फिर कोई भी ऐसी सेल जो वेस्ट हो गई है जिसपे कोई काम नहीं किया जा सकता है, जैसे RBC की 120 डेज लाइफ साइकिल है, अब वो उसकी 120 डे लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई तो उसको रख करके तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि वो एज्ड सेल होगी। तो यहाँ पर उसकी हमें क्या करनी है, उसकी हमें एपोप्टोसिस करवानी है क्योंकि उसको रख करके कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए जो एज्ड सेल है या ओल्ड सेल है या फिर जो भी ख़राब सेल है उसको बाहर सेल के निकालने के लिए हम एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग क्या है, वो प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब जो सेल ओल्ड हो गई है या उसे रिमूव करना है तो एक प्रोग्रामिंग के थ्रू होगा, ऐसे ही हम नहीं कर देंगे उसको रिमूव। तो प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब होता है सेल की डेथ तो करा रहे हैं बट इन फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग के थ्रू, किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, डेथ करेंगे। ऐसे ही नहीं कर देंगे कि हाँ हमने बस पढ़ लिया कि प्रोग्राम सेल डेथ। अरे भाई, उसका मतलब तो समझिए कि प्रोग्राम सेल डेथ मतलब कि आप इसको, वो सेल को जो ख़राब हो गई है उसकी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसको किसी भी एंजाइम से ट्रीट कर रहे हैं, उसको ब्रेक करवा रहे हैं, उसको श्रिंक करवा रहे हैं, उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, उसकी डेथ करवा रहे हैं। और कभी भी जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सेल है, यहाँ हम अभी आपको समझाएंगे अभी थोड़ा फिगर बना करके, तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि प्रोग्रामिंग होती है और उसके ही थ्रू ये क्या होती है, सेल डेथ होती है। क्योंकि अगर वो सेल रह गई तो कोई ना कोई डिजीज़ हमें कॉज करेगी क्योंकि वो सेल ओल्ड हो चुकी है या वो सेल ख़राब हो चुकी है। तो अगर हम उसको रखेंगे तो वो हमें कोई ना कोई डिजीज़ लाएगी। तो इसीलिए हम प्रोग्राम करके इसको क्या करते हैं, डेथ करवा देते हैं। और अगर प्रोग्रामिंग आप करेंगे तो एनर्जी तो आपकी लगेगी ही लगेगी। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कंप्लीट पहले प्रोग्राम सेल डेथ ना बोल करके हम बोलते हैं यहाँ ATP हमारी यूज़ होगी, यहाँ हम ATP को यूज़ करेंगे इस प्रोसेस में एपोप्टोसिस के। तो एनर्जी डिपेंडेंट बायोकेमिकल, क्योंकि बायोलॉजिकल इवेंट्स है ये, वो एनर्जी डिपेंडेंट बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, ये एक तरह की पूरी कंप्लीट लाइन आपको क्लियरली समझ में आया भी होगा। और ये पूरा क्लियर जो बोलते हैं ये यही बोलेंगे इसको कि प्रोग्राम सेल डेथ तो ठीक है, लेकिन उस प्रोग्रामिंग करने में आपने अपनी ATP खर्च की है। तो ATP जो खर्च हुई है वो क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट बायोकेमिकल प्रोसेस, हम ऐसे बोलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो एपोप्टोसिस है वो अच्छी है या बुरी है ना, लिखा है एपोप्टोसिस इज़ गुड और नॉट। तो एपोप्टोसिस अच्छी है या बुरी है? एपोप्टोसिस एक तरह से अच्छा प्रोसेस है आपके लिए, वो कैसे, वो अभी हम बताते हैं आपको। यहाँ पर क्या होता है, जैसे देखिए, मान लेते हैं ये हमारी सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल क्या है, एक दूसरे से इंटैक्ट है ना, एक दूसरे से इंटैक्ट हैं। अब भाई ये सेल किसी ने अपने मन से तो इंटैक्ट होंगी नहीं, किसी न किसी से अटैच हुए, कोई होगा जो इनको अटैच किया होगा। तो सिमिलर सेल को मान ये सारी की सारी सेल एक ही हैं, सेल वन ही है सभी सेल। तो यहाँ पर एक सेल को सेम
यहाँ पर सेल्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कुछ सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स आते हैं, है ना। और वो सेल एडेशन मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हम लोग दो पढ़ते हैं। एक होता है कि सेम सेल के लिए काम करना है, सेम सेल के लिए कि डिफरेंट सेल को जोड़ना है। तो अगर ये सारी आपको सेम सेल दिख रही हैं, इस सेम सेल के लिए जो यहाँ पर हम सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे, कैम सेल एडेशन मॉलिक्यूल, वो होता है कैडहेरिन, है ना। कैडहेरिन सेम सेल्स के लिए काम करता है, दो सेम सेल को जोड़ने का काम करता है। और सेलेक्टिन एक होता है सेलेक्टिन, ये डिफरेंट सेल्स के लिए काम करता है। मान लेते हैं ये सेल 1 है तो ये सेल 2 है, तो इन दोनों के बीच में जो ज्वाइनिंग करवाने का काम करेगा वो सेलेक्टिन करेगा। तो यहाँ पर सेल एडेशन मॉलिक्यूल यहाँ पर कैम्प है। तो इस केस में, एपोप्टोसिस के केस में क्या होता है, ये जो सेल है ये सेल अपने आप को क्या करती है, अगर मान लीजिए ये सेल खराब हो गई है, ये वाली सेल खराब हो गई है, तो ये सेल अपने सेल्स को अपने आप को क्या कर लेती है, श्रिंक कर लेती है, ऐसे श्रिंक कर लेगी। तो ये श्रिंक कर लेगी तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ये श्रिंक कर गई है, स्वेल नहीं की है, ये अपने आप को क्या कर ली है, ये श्रिंक कर ली है। तो श्रिंक की है तो क्या होगा, इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जैसे, और ये श्रिंक क्यों की है, ताकि ये अपनी नेबरिंग सेल्स को, जो अगल बगल की सेल्स हैं, उनको बचा सके, है ना। इनको अगर छोड़ दिए, इनके बीच का कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या हो गया, इनके बीच में जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल काम कर रहा था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब वो सेल एडेशन मॉलिक्यूल ख़त्म हुआ तभी तो ये सेल अपने आप को श्रिंक की है। तो श्रिंकेज हुआ तो सेल एडेशन मॉलिक्यूल एक दूसरे सेल का क्या हो गया, कॉन्टैक्ट इनिबिशन हो गया होगा। कॉन्टैक्ट बनाई हुई थी जो एक सेल दूसरे सेल के साथ कॉन्टैक्ट बना करके रखी थी, वो किसकी मदद से बनाई थी, सेल एडेशन मॉलिक्यूल के थ्रू। लेकिन अब ये सेल एडेशन मॉलिक्यूल क्या हो गए, श्रिंकेज की वजह से सेल एडेशन मॉलिक्यूल लॉस हो गए, तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन हो गया, कॉन्टैक्ट खत्म हो गया इन दोनों के बीच में। तो एपोप्टोसिस में क्या होता है, सेल का श्रिंकेज होता है, ठीक है। सेल क्या कर लेती है, अपने आप को श्रिंक कर लेती है ताकि अगल और बगल की सेल्स को वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है कि सेल अपने आप को श्रिंक कर रही है ना, तो इसीलिए एपोप्टोसिस को क्या बोला जाता है, ये अच्छा प्रोसेस है। क्यों, अभी हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि एपोप्टोसिस का मतलब है मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस यूज टू आइडेंटिफाई एपोप्टोटिक सेल। मॉर्फोलॉजिकल यहाँ पर बताइए, मॉर्फोलॉजी ही तो चेंज हो गई ना सेल की। पहले सेल का क्या था, पहले एक साइज था, बट ये सेल क्या कर ली, श्रिंक कर गई, और श्रिंक कर गई तो इसका क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया श्रिंकेज की वजह से, इसीलिए मॉर्फोलॉजिकल बोला गया है। बायोकेमिकल चेंजेस, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो भी क्या होगा, बाहर आ गया होगा, तो ये बायोलॉजिकल चेंजेस एक तरह से हो गया। तो ये हमें एपोप्टोटिक सेल की ये क्या होती है, पहचान होती है, ये सब लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा है, दूसरा सेल श्रिंकेज। जब सेल अपने आप को श्रिंक करती है, जब सेल ने अपने आप को क्या किया, श्रिंक किया है, तो उसको हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं पिक्नोसिस। सेल श्रिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर पिक्नोसिस बोलते हैं। हम इसलिए हटा दिए ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ये देखिए सेल जो अपने आप को क्या की है, श्रिंक कर ली है, तो इस प्रोसेस को, यहाँ पर सेल एडिशन मॉलिक्यूल खत्म हो गए होंगे, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम सेल के श्रिंकेज को पिक्नोसिस वर्ड देते हैं। सेल का कॉम्पैक्शन हो जाना, कॉम्पैक्ट कर ली, सेल मेम्ब्रेन का ब्लब करना। मेम्ब्रेन का ब्लब कहने का मतलब कि अभी हम लोग फिगर में यहाँ पर समझेंगे कि मेम्ब्रेन का ब्लब कैसे किया जाता है। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो गया, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो गया, एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और अभी हम लोग लाइन बाय लाइन समझ रहे हैं। स्वेलिंग हो जाने का मतलब, यहाँ पर स्वेलिंग नहीं हुई है, यहाँ पर सेल की साइज़ क्या हो गई है, कम हो गई है ना। सेल की साइज़ कम हो गई है क्योंकि यहाँ पर ये वाला फिगर देखिए, एपोप्टोसिस में क्या होता है, ये नॉर्मल सेल है, इनमें ब्लबिंग हो जाती है। ब्लबिंग का कहने का मतलब थोड़ी सी ऐसे सिकुड़ सी जा रही है, ठीक है, ब्लब। बट बाद में पहले ब्लबिंग करेगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये श्रिंकेज करेगी, सिकुड़ जाएगी, है ना, श्रिंक कर जा रही है। जब ये श्रिंक कर जाएगी तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप अभी सर सुन रहे थे कि आप लोग एपोप्टोटिक बॉडी का छोटे छोटे पार्ट में ये क्या हो जा रही है, टूट जा रही है। तो ये छोटे छोटे पार्ट में जब टूट जाती है तो उसको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाना। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, एपोप्टोसिस में इस चीज़ का ध्यान दीजिए क्योंकि डिफरेंस में भी यही चीज़ लिखना रहेगा आपको। पहले ब्लबिंग हो रही है ब्लबिंग के बाद फिर क्या हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है, सेल श्रिंक कर रही है। जब श्रिंक करेगी तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन हो जाएगा, कैम क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना। उसके बीच में जैसे आप दोनों के बीच दो दोस्त हैं, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट बहुत अच्छा था,
अगर लड़ाई हो गई तो कांटेक्ट का क्या हो गया, इनहिबिशन हो गया, दोनों लोग बात अब नहीं कर रहे हो तो वो क्या हो गया, कांटेक्ट खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी कांटेक्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एपोप्टोटिक बॉडी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो छोटी छोटी सेल्स बेटा एपोप्टोटिक बॉडी बन गई हैं, इनको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर कुछ इम्यून सेल्स आती हैं। क्या आती हैं, इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स में कुछ ऐसी इम्यून सेल्स होती हैं जो फैगोसिटिक नेचर की होती हैं। फैगोसिटिक नेचर का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका मैक्रोफेजेस। यहाँ पर मैक्रोफेजेस आती हैं, और मैक्रोफेजेस ही क्यों आती हैं इसका भी बहुत डिटेल में ही आंसर है, मैं आपको हल्का सा बस बता दे रही हूँ। जब ये सेल श्रिंक करती है तो एक्चुअल में यहाँ पर आपका फॉस्फोटाइडल सीरीन आपका प्रेजेंट होता है, और ये फॉस्फोटाइडल सीरीन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग पढ़ते हैं, ये यहाँ पर बाहर आ जाता है। जब सेल ऐसे तो अंदर रहता है अंदर की तरफ, लेकिन जब सेल श्रिंक करती है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आ जाता है, बाहर की तरफ दिखने लगता है। तो ये फ्लैग, सेल को कैसे पता चला कि ये एपोप्टोसिस हो गई है, या ये वाइट फ्लैग की तरह काम कर रहा है, ये इसको सिग्नल दे रहा है। जैसे मान लीजिए आप कहीं समुद्र किनारे गए हैं तो वहाँ फ्लैग से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फ्लैग आपके लिए क्या है, सिग्नल है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये सेल का श्रिंक करने की वजह से इस सेल का जो फॉस्फोटाइडल सीरीन है वो बाहर की तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये तरह का फ्लैग की तरह रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसको हम लोग इसीलिए एपोप्टोसिस को हम कहते हैं वाइट फ्लैग। ये फ्लैग दिखा रही है कि ये सेल क्या हो गई है, खराब हो गई है। अब ये सेल खराब जो हो गई है, जब फॉस्फोटाइडल सीरीन जो कि जब हम लोग फॉस्फोलिपिड पढ़ते हैं तो उसी में आता है 4 टाइप के फॉस्फोटाइडल, इसमें सीरीन एक है। तो ये फॉस्फोटाइडल सीरीन जो कि बाहर अंदर था, अब वो बाहर आ गया। अब जब, और ये बाहर कब आया, जब वो सेल श्रिंक की है। तो श्रिंकेज करने की वजह से जब ये बाहर आ गया तो ये सेल फॉस्फोटाइडल सीरीन का जो रिसेप्टर है वो मैक्रोफेजेस के पास है। और ये मैक्रोफेज क्या है, मैक्रोफाज जो है ये एक तरह की इम्यून सेल्स हैं, ये एक तरह की इम्यून सेल्स हैं, और इनका नेचर जो होता है वो फैगोसिटिक होता है, फैगोसिटिक नेचर की होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये जो सेल खराब हो गई है इसके पास इसका क्या है, फॉस्फोटाइडल सीरीन का क्या है, रिसेप्टर है। तो ये क्या करती हैं, इस सेल को जो कि एपोप्टोसिस करने जा रही है, इसको क्या करती है, इंगल्फ करती है, उसको फैगोसाइटोसिस कराती है और उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आप बताइए यहाँ पर क्या हुआ, ये अचानक से तो ये काम हुआ नहीं, ये प्रोग्रामिंग हुई है। तो प्रोग्रामिंग आप देख रहे हो कैसे हुई है, पहले प्रोग्रामिंग क्या हुआ, पहले एपोप्टोसिस ब्लबिंग हुई, फिर इसके बाद श्रिंकेज हुआ, फिर एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन होने की वजह से जब सेल श्रिंक की तो फॉस्फोटाइडल सीरीन नाम का जो आपका है फॉस्फोटाइडल सीरीन, वो क्या होता है, पहले मेम्ब्रेन के अंदर, फिर उसके बाद वो रिप्रेजेंट होने लग रहा है बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ रिप्रेजेंट होने लगा तो मैक्रोफेजेस को पता चलता है कि फॉस्फोटाइडल सीरीन बाहर आई है, तो उसका रिसेप्टर उसके पास होता है, तो वो क्या करता है, उससे जाके बाइंड करता है और उसको क्या करता है, इंगल्फ कर जाता है। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस का, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले सेल क्या कर रही है, श्रिंक कर रही है, फिर क्या हो रही है, मेम्ब्रेन की ब्लबिंग हो रही है। अभी हम लोग देखें कि अचानक से नहीं सिकुड़ जाती, पहले ब्लब करती है, फिर क्या हुआ, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिर एपोप्टोटिक बॉडी का हम लोगों ने देखा फॉर्मेशन हो गया, मॉर्फोलॉजिकल बायोलॉजिकल चेंज हो गया, है ना, ये सब सारी चीज़ें। यहाँ इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है, ठीक है, और यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं हुई है, लेकिन साइज़ क्या हो गई है, सेल की कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सेल का श्रिंकेज हुआ है। सेल एडेशन मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन हो गया है। ये एक तरह की एटीपी डिपेंडेंट रेगुलेटरी प्रोसेस है, एनर्जी लग रही है। और इसमें एक सेल ऑर्गेनल होता है जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये आपको कई ढेर सारे एंट्रेंसेस में ये पूछा भी जाता है कि विच सेल ऑर्गेनल आर पार्टिसिपेट इन केस ऑफ एपोप्टोसिस, तो वो कौन सा है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो ये एपोप्टोसिस है, वो एपोप्टोसिस आपको वाई इट्स नीड एपोप्टोसिस, ज़रूरत क्या है हमें एपोप्टोसिस कराने की। तो ज़रूरत इसलिए है कि मान लीजिए ये अगर हम लोगों का हैंड की बात करें, है ना, तो ये इनके बीच में यहाँ पर जो गैप आपको नज़र आता है, ये पहले से थोड़ी ना रहता है, ये पहले जब एम्ब्रियोनिक फेज़ में रहती हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, ये एपोप्टोसिस जो है ये आपको क्या कराता है, ये जो सेल के बीच में ये जो गैप आपका क्रिएट हुआ, इसको गैप क्रिएट करने का मेन जो कारण है वो कौन करा रहा है आपको, एपोप्टोसिस। ये ऐसे जो आपकी फिंगर सेपरेट मोड में आपकी नज़र आ रही है, वो क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी एपोप्टोसिस कर दी गई है वहाँ की सेल्स की, तो आपको ये फिंगर सेपरेट। अगर हम डक की बात करें तो डक का कैसा नज़र आता है, डक का तो ऐसे ही है।
तो उनमें एपोप्टोसिस नहीं होती है, उनमें एपोप्टोसिस नहीं हुई, इसलिए उनका सेपरेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्यों हमें एपोप्टोसिस की ज़रूरत पड़ी है? नीड टू रिमूवल फ्रॉम द बॉडी पार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। तो इसलिए हमें इस टाइम पे, जब एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब होता है, उस टाइम पे हमें ये क्या करना पड़ता है, जो अपने हैंड है उसको क्या, जो फिंगर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, सेपरेट करने के लिए हमें एपोप्टोसिस की रेट को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। यहाँ रोल दिखा, एक आपको नज़र आएगा लार्वा, जब फ्रॉग एम्फीबियंस में लार्वा से जब आपका एडल्ट में जब जाता है तो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस भी हमें क्या करना पड़ता है, एपोप्टोसिस की ज़रूरत पड़ती है ना। एपोप्टोसिस और एजिंग, अभी हम लोग बात किए थे स्टार्टिंग में, जब एज सेल हो गई, जैसे मान लेते हैं आरबीसी की ही एज हो गई है, तो उसको भी क्या करेंगे हम, सेल के अंदर रखेंगे थोड़ी ना, उसकी 120 डेज लाइफ साइकिल होती है, तो उसको क्या करेंगे हम, सेल से रिमूव आउट कर देंगे। दूसरी बात अगर हम कहें तो एपोप्टोसिस के टाइम पर ये एपोप्टोसिस क्यों हो रही है, ताकि आपको क्या कर लिया जाए, आपकी सेल्स को क्या करा जाए, प्रोग्राम के थ्रू डेथ करा करके आपको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, है ना, प्रोटेक्ट करा जाए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जब भी आपसे बोला जाएगा कि एपोप्टोसिस हो रही है, तो आपकी सेल को क्या करने के लिए हो रही है, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर एपोप्टोसिस की रेट ज़्यादा है तो कैंसर नहीं होगा, आपको कैंसर की रेट क्या होगी उस टाइम, कम होगी। आप एज अ नोट बॉक्स में ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको ये अच्छा मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ एपोप्टोसिस अगर कम हो गई है, एपोप्टोसिस कम हो रही है, और वो सेल जो एज्ड हो गई हैं वो तब भी वहाँ पर ऐसे पड़ी हुई हैं, तो वो क्या करेंगी, धीरे धीरे करके कैंसरस सेल की तरफ बढ़ेंगी। तो कैंसर सेल की रेट क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती है। तो जब एपोप्टोसिस होता है, एपोप्टोसिस की रेट हाई है, तो कैंसर नहीं फॉर्म होगा, कैंसर की रेट कम हो जाएगी कैंसरस सेल की। लेकिन अगर, क्योंकि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम उनको उसको डेथ करा दिए हैं, लेकिन अगर वही सेल रह गई तो धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ेगी, कैंसर की। क्योंकि एपोप्टोसिस अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कैंसर सेल की रेट क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, और धीरे धीरे सेल किस में चली जाएंगी, कैंसरस फॉर्म में चली जाएंगी। तो ये दो चीज़ें था हम लोग, और इस वाली स्लाइड में आप लोगों को क्लियरली अभी हमने डिफरेंस भी बता दिया। हम लोग आज डिफरेंस नहीं पढ़ेंगे, कल पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे कि नेक्रोसिस क्या है, उसके बाद हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। बट फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, सिर्फ एपोप्टोसिस को देखिए। एपोप्टोसिस क्या है, एक तरह की क्या है, इंट्रासेलुलर डेथ प्रोग्राम, ठीक है, इंट्रासेलुलर डेथ प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें क्या पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे जब डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन, सेल श्रिंकेज, ठीक है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, इसको क्या क्या बोलते हैं ये वर्ड हम यहाँ पर डिनोट किए हैं। सेल के श्रिंकेज को और क्रोमैटिन के कंडेंसेशन को पिक्नोसिस बोला जाता है। न्यूक्लियर डिग्रेडेशन मतलब डीएनए का डिग्रेडेशन हो जाए तो उसको कैरियोहेक्सिस बोलते हैं। अगर ऑर्गेनल का ब्रेकेज हो रहा है, एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है आपका, कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता है, ठीक है, कोई स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो ये इन्फ्लामेशन का कोई ऐसा यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको कल क्लियर करेंगे कि आज वाला क्लास में सिर्फ यही चीज़ बताया गया है कि क्या एपोप्टोसिस है और एपोप्टोसिस कैसे यहाँ पर हो रहा है। वाइट फ्लैग की तरह काम कर रहा है कौन, यहाँ पर जो आपकी फॉस्फोडाइडल सीरीन है वो बाहर निकल रही है। जब बाहर निकलती है, सेल का श्रिंकेज होता है, तो वो आपका एक तरह से वाइट फ्लैग की तरह काम कर रही है। वो इंडिकेट कर रही है कि ये सेल क्या हो गई है, ख़राब हो गई है और इसकी प्रोग्रामिंग कराई जाए, डेथ कराई जाए, ठीक है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में हमसे बता दीजिएगा, आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।